नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में ऐसे मुख्तलिफ अमराज के माहिरीन को मदऊ करते हैं जो आवाम को गैर मामूली मशवरे देते हैं, आवाम को ये बताते हैं कि किस तरह अपनी सेहत बरकरार रखी जाए। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हमने ख़ास तौर पर मौजूदा हालात को देखते हुए, चूँकि अक्सर लोगों की ये शिकायत है कि वो कान के अमराज में यानी मुब्तला हैं, या फिर नाक के अमराज में मुब्तला हैं, या फिर हल्क की तकलीफ़ में वो मुब्तला हैं। हमने न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिकंदर अली को मदऊ किया है। आपको डॉक्टर सिकंदर अली के बारे में बता दूं कि ये समीर हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम के कंसल्टेंट भी हैं और वहाँ पर मरीज़ों को देखते हैं, उनका इलाज करते हैं। और अब इलाज का जो अंदाज़ है उनका, एक तो उनकी जो गुफ्तगू होती है वो बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है ये डॉक्टर। और उसके अलावा जो मरीज़ की बीमारी होती है उसकी तह तक बआसानी पहुंच जाते हैं। इसके लिए वो असरी आलात का इस्तेमाल भी करते हैं। वैसे भी आप को अच्छी तरह जानते हैं कि समीर हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम असरी सहूलतों से लैस एक अस्पताल है जो बहुत ही कम मुद्दत में मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गया है और जो मरीज़ हैं या उनके रिश्तेदार हैं उनका एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा है। बहरहाल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और जो पहला सवाल ये है, क्योंकि देखिए जो यानी इंसान के जो हिस्स होते हैं, सेंस होते हैं, इनमें कान, नाक और हल्क का बहुत अहम रोल होता है। लेकिन अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है, ख़ासतौर पर बच्चे जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो कान के दर्द में मुब्तला होते हैं, लेकिन उस पर माँ बाप की तवज्जो नहीं जाती। जी, देखिए, बहुत छोटे बच्चों में भी कान का दर्द जो है ये बॉटल फीड्स की वजह से होता है। अच्छा। जो माँ का दूध नहीं बल्कि बॉटल से जो दूध पी रहे हैं जी। एक तो बॉटल की सफाई, उसको बॉईल करना है 10 मिनट 15 मिनट, और उसको अच्छी तरीके से पहले साबुन से ब्रश से धोना है, क्योंकि आम तौर पे जो इन्फेक्शंस है ये बॉटल से कैरी होते हैं। जी जी। हम लोगों को सिखाया गया है कि मदर्स को ट्रेन करें कैसा बॉटल केयर किए और उनको किस पोजीशन में दूध पिलाना है। जी जी। अगर बिल्कुल लिटा के पिलाएं तो हलक के ज़रिए एक कान का एक और कैनाल है जी जी। जो हलक के अंदर खुलता है, उसके अंदर दूध पहुंच के मवाद पैदा करता। अच्छा। तो उनको थोड़ा सा उनका सर उठा के पिलाना है। जी। और जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनको पीठ थपकना बहुत ज़रूरी है, वो डकार लेना है बच्चा। अच्छा, हाँ। वरना दूध जो बच्चे निकालते तो थोड़ा सा वो यूस्टेशन ट्यूब, जो ट्यूब कहलाता है जो कान में जो पहुंचता, वो यूस्टेशन ट्यूब के ज़रिए जाके कान में इन्फेक्शन पैदा करता है। ये बहुत छोटे बच्चों का मैं बोल रहा हूँ। और आम तौर पे जो ज़ुकाम है, ज़ुकाम की वजह से भी कान में इन्फेक्शन होता। और ये ईयरबड्स, कुंजी, काड़ी, ये कोई चीज़ अगर कान में इस्तेमाल किया जाए साफ़ करने के लिए तो कान का इन्फेक्शन होता। स्विमिंग, एयर फ्लाइट, ये फ़्लाइट में अगर कोई ज़ुकाम के वक्त अगर कोई जो ज़ुकाम से मुब्तला हो और अगर फ़्लाइट में ट्रैवल करे और लॉन्ग ड्यूरेशन फ़्लाइट है तो कान का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। जी जी। तो ये कान के इन्फेक्शन के कुछ मैं कॉजेज़ बताया आपको, जी। बहुत कॉमन है। अच्छा, एक बात ये भी है कि अक्सर लोगों में, ख़ास तौर पर, ये तो आपने बच्चों की बात की है, लेकिन जो बड़े होते हैं, बालिग होते हैं, मर्द हो या औरत हो, वो भी कहते हैं कि हमारे कान में इन्फेक्शन हो गया है और बहुत कान में तकलीफ़ हो रही है और कान में कुछ मवाद पैदा हो गया है। तो ये क्या होता है असल में? जी, कान के इन्फेक्शन को अगर फौरी तौर पर उसका अगर इलाज न किया गया तो उसमें फिर मवाद पैदा होता है और कान का पर्दा फट जाता है। उसमें कान के पर्दे में एक सुराख पैदा करके मवाद बाहर आता है। जी जी। और अगर कुछ दिन ऐसा ही उसको छोड़ दिया गया तो फिर ये सर्जिकल केस बन जाता। और जब तक ऑपरेशन नहीं किए, वो कान के पर्दे का रिपेयर नहीं किए, वो ठीक नहीं होता दवाओं से। जी। तो कान के इन्फेक्शन को अर्ली ट्रीटमेंट इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। जी जी। फ़ौरन डॉक्टर से रुजू हों जो कान नाक से वाकिफ़ हैं। बहुत सारे जनरल डॉक्टर्स की समझ में नहीं आती बात। अगर कोई अच्छा तजुर्बेकार जनरल डॉक्टर है वो बात और है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, जो देख सकता और इलाज कर सकता। वरना ENT की अपनी एक अहमियत है। और ताकि देखिए, कान के इन्फेक्शंस कई हैं। फंगस जो होता, बूझ, कभी कभी कान में आ जाता। तो जब तक कि वो फंगस को साफ़ नहीं किया गया, हम लोग एक मशीन यूज़ करते हैं, सक्शन। वो सक्शन के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए अगर कान को साफ़ नहीं किया गया, दूसरे भी तरीक़े हैं कान साफ़ करने के। पुराना तरीक़ा है प्रोब, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, या सिरिंजिंग एक इंस्ट्रूमेंट है।
तो किसी न किसी तरीके से जब तक फंगस निकाल लिया नहीं गया तो ईयर ड्रॉप्स आप गैलन में यूज़ कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होता। जी जी तो इस तरीके से कान के अमराज को समझना बहुत ज़रूरी है उसके इलाज के लिए। जी जी। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि आप जैसे कि समीर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट हैं, ENT कंसल्टेंट, जी, तो वहाँ पर किस तरह के मरीज़ आपसे रुजू होते हैं? देखिए, हमारा ब्रेड एंड बटर जो है, बिल्कुल जो कॉमन डिसीज़ेस हैं, जी। ये थ्रोट इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शंस और नेसल एलर्जी, और जो है वर्टाइगो एक चीज़ है जो चक्कर आती जी, पेशेंट्स डिजीनेस। को, डिजीनेस। जी डिजीनेस की कई किस्में हैं, और डिजीनेस बेसिकली ये एक ENT प्रॉब्लम है। जी और डिजीनेस में आदमी को ऐसा महसूस होता है कि सारा कमरा गोल फिर रहा है जी। या वो खुद गोल फिर रहा है, हम्म, ये डिजीनेस है। लेकिन किसी को अगर मिर्की की बीमारी है जी या कोई शॉक में नीचे गिर गया, ये भी चंद लोग घबरा के इसको डिजीनेस समझते हैं, ये डिजीनेस नहीं है। जी कभी कभी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से आदमी को एक अलग किस्म की चक्कर आती है, वो चक्कर नहीं है। जी ये चक्कर में ऐसा महसूस होता है कि सारा चीज़ें अतराफ फिर रहे हैं, ये असल चक्कर है जिसका इलाज ENT वाले करते हैं। जी जी अब ये इसकी मुख्तलिफ डिसीज़ हैं, वो हम हिस्ट्री से उसका पेशेंट की बातचीत गुफ्तगू से इसका अंदाज़ा लगाते और फिर पेशेंट का मुआयना करके इसका अंदाज़ा लगाते जी कि जी। क्या वजह है। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपने कहा है कि डिजीनेस की जो बात कही है बहुत ही अच्छी बात कही है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर सिकंदर अली आलमी शोहरत याफ्ता माहिर ENT हैं, तो इन्होंने बहुत ही प्यारी एक बात बताई है, और चक्कर जो आती है कि उसमें फ़र्क बताया है कि किस तरह अगर कोई कान के मर्ज़ में मुब्तला हो तो जो चक्कर उससे आती है वो चक्कर एपिलेप्सी या मर्गी की चक्कर नहीं होती या कोई और दूसरी चक्करों से वो मुख्तलिफ होती है। ये बहुत अच्छी बात है और इसका इलाज भी वहाँ पर किया जाता है। लेकिन आपने एक जो दौरानी गुफ्तगू ये बात कही है कि हम जो इक्विपमेंट्स है, जो आलात तिब्बी है, वो असरी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे कौन से आलात है आप जो इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स तो हमारे ENT के हैं। जी कान के लिए एक ओटोस्कोप कहलाता, पेन की तरह होता है, जी जी। बैटरी उसमें होती है, हाँ। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। हम लोग एंडोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, अच्छा। और वो कनेक्टेड है टीवी मॉनिटर को, तो कान के जो फाइंडिंग्स हैं हम पेशेंट्स को बता सक रहे हैं। जी जी। यही मॉनिटर और एंडोस्कोप्स हम सर्जरी में भी यूज़ करते हैं, तो हम एक आउट पेशेंट में भी रखे हैं जी ताकि पेशेंट्स को इसमें बता के उसको उसकी जो है कॉन्फिडेंस हासिल जी। करें, और पेशेंट के सेटिस्फैक्शन के लिए हम पेशेंट को उसके कान के फाइंडिंग्स, और जैसे कि पर्दे में अगर कोई सुराख है या अगर गले में बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो हम पेशेंट को बताते हैं। एक सवाल ये भी है कि ज़्यादातर ख़वातीन रुजू होती हैं या मर्द हज़रात रुजू होते हैं या बच्चे रुजू होते हैं? देखिए, कहा यह जाता है कि दवाखाने में आने वाले 30% मरीज़ जी ENT के होते हैं, जी। तो औरतों में और बच्चों में बहुत कॉमन है, हम्म, मर्द भी होते हैं रुजू, ऐसी कोई जी। बात नहीं। जी जी। अच्छा, एक जैसे कि हमने कान की तो बात की है, कान के कुछ और जो अमराज हैं, ख़ास तौर पे खाली हमको तो यही मालूम है कि कान में आपके पीप आ गया है या मवाद आ गया है या कान में तकलीफ़ हो रही है, ज़ख्म पैदा हो गया है, लेकिन कोई और ऐसे जो अमराज हैं, मिसाल के तौर पर कान के बारे में कहा जाता है कि ये एक बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। जी। जी। डेफनेस एक बहुत बड़ा मसला है आज बहरापन। दुनिया में, और देखिए, अगर कोई आदमी अंधा है तो उसके लिए लोगों के पास सिंपैथी है, लेकिन अगर कोई बहरा है तो बच्चे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, ये एक मजाक बन के रह जाती है बात। तो ये डेफनेस का भी इलाज बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नर्व इन्वॉल्व है तो फिर उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। कॉकलियर इम्प्लांट नाम की एक नई चीज़ आई है, जी। लेकिन वो उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है जितना, और हर आदमी के रीच में नहीं है, वो लाखों में है उसका उसका खर्चा। लेकिन एक हियरिंग एड जी। पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता। जी जी। और कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, कान का पर्दे से पीप आया और पीप सूख भी गया, और अरसे के बाद कान सूखने के बाद भी उसका जो कान के पर्दे में जो सुराख है उसकी वजह से पेशेंट सुन नहीं पाता, तो उसके ऑपरेशन के बाद पेशेंट समात भी उसका इम्प्रूव हो जाता और पीप वगैरह भी बंद हो जाता। जी जी। और इसके अलावा कान के अंदर 3 छोटे हड्डियां हैं, जी। मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस नाम के। इसमें जो है कुछ कंडीशंस ऐसे हैं कि जिसका नाम है ओटोस्क्लेरोसिस, तो इसका भी इलाज ऑपरेशन के ज़रिए होता। जी जी। हियरिंग एड भी यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेशन के ज़रिए भी यूज़। तो समीर हॉस्पिटल में ये तमाम सहूलतें दस्तियाब हैं? जी जी जी।
अच्छा, ये तो रही कान की बात, लेकिन नाक की तरफ अगर हम आते हैं तो कहा जाता है कि जो नेसल्स होते हैं या नाक होते हैं उसके जो अंदर रगें जो होती हैं वो इंसान के जिस्म में उसी तरह काम करती हैं जिस तरह एक बड़ी इमारत में एसी काम करता है। जी जी। जो चीज़ की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है टर्बिनेट्स। जी जी। तो टर्बिनेट्स जो है कभी कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, उसका इलाज है। जी। और कभी कभी पॉलिप्स नाम का एक बीमारी, ये गोश्त बढ़ गया, आमतौर पे अच्छा, जो हाँ, बिल्कुल। लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ गोश्त बढ़ गया, ये जी, जी। पॉलिप्स जो हैं एलर्जी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से आते हैं। इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल होता, जी, ऑपरेशन जी। से उसको निकालते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने भी कहा है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि गोश्त बढ़ गया है, तो हकीकत में क्या होता है? गोश्त बढ़ जाता है या हड्डी बढ़ जाती है, ये कहा जी, जाता ये है? हड्डी भी जो बढ़ती है वो हड्डी टेढ़ी होती है। अच्छा, देखने में ऐसा दिखता है कि हड्डी बढ़ गई, दरअसल वो टेढ़ी रहती है। अच्छा। उसको हम बोलते हैं डिविएटेड नेसल सेप्टम। इसका ऑपरेशन के ज़रिए, ऑपरेशन तो इजी ऑपरेशन है लेकिन एनेस्थीसिया में होता ऑपरेशन। तो ये एक डीएनएस कहलाता, उसका ऑपरेशन जो है वो सेप्टोप्लास्टी कहलाती, वो भी हम करते हैं। जी। और पॉलिप्स को हम निकालते हैं एंडोस्कोप के ज़रिए। जी, जी। जी, तो वो उसके बाद मरीज़ वो जी, सेहतमंद हो जाता है? मेरा एक पेशेंट, मैं परसों 4 दिन पहले हम उसको डिस्चार्ज करे, एक लेडी थी। तो जैसे ही हम नाक में हम पट्टी रखते, जी, जी। पट्टी जैसे मैं निकाला और ड्रॉप्स डाला, पेशेंट लड़की बोली एक ज़माने के बाद मैं नाक से सांस ले रही हूँ डॉक्टर साहब, अच्छा लग रहा है। तो जी, जी। पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ होता है ये चीज़ से। जी, जी। जी जो जो सांस की आपने बात की, मैं समझता हूँ जी कि जब तक सांस है तब तक आस होती है। जी तो जी अक्सर जो मरीज़ आपने रुजू हो रहे हैं, ख़ासतौर पर अब आपने देखा कि कोरोना के ये दौर चल रहा है और लोग मुतासिर भी हो रहे हैं, तो क्या ऐसे भी मरीज़ आपसे रुजू थे समीर जी। हॉस्पिटल? कोरोना में देखिए, कोरोना का एक मसला कान नाक का ये है कि नाक से जो बू आने का जो जी, जी। वो है उसको हम एनोस्मिया बोलते हैं। हम्म, ये पेशेंट्स कोरोना के ये कंप्लेंट से रुजू होते हैं। जी, जी। मैं ऐसे कई पेशेंट सऊदी में भी देखा, यहाँ भी देखा। तो वायरस जो है, वो जो नर्व्स, ख़ास नर्व्स हैं, जी, जी। सारी नाक के अंदर वो नर्व्स नहीं है। हाँ। कुछ ऊपरी हिस्सा है नाक का जिसमें जो खुशबू और बदबू के जो नर्व्स हैं, जी, जी। सिर्फ उसी मुकाम पे हैं, ऊपर के हिस्से में, ये हिस्से में। जी, जी। तो वो मुतासर होते हैं वायरस की वजह से। जी, जी। और थोड़ा अरसा लगता है ट्रीटमेंट करने के बावजूद फिर ये खुशबू या बदबू वापस आने के लिए। इसका ताल्लुक़ टेस्ट से भी है। जी, जी। जिसको खुशबू नहीं आएंगी खाने की, उसको टेस्ट का भी मज़ा नहीं आएगा, खाने का मज़ा भी नहीं आएगा, जायका भी इसका मुतासर होता है, यही वायरस की वजह से। जी, जी। दूसरे भी वायरस इसकी वजह से होता, क्योंकि आजकल ये वबा फैली हुई है, तो ये ख़ास इसकी अहमियत है। अक्सर जो नाक की जब बात आती है तो इंसान के जिस्म में नाक बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, और इंसान अगर कोई गलत काम करता है तो कहा जाता है कि तुमने नाक काट दी है। तो क्या आप लोगों के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर ऐसी बीमारियों का इलाज होता है जो नाक में ख़तरनाक तकलीफ़ का बायस बनते हैं? यानी सांस का जो आपने कहा कि ऑपरेशन के ज़रिए दूर किया गया है, साइनस का जो मसला है बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया हुआ है। जी, साइनसिस का इलाज हमारे पास है, और आजकल का लेटेस्ट इलाज है फेस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, वो हम लोग कर रहे हैं। यानी नाक काटे बगैर आप करते हैं? जी, नाक के अंदर से करते हैं और कोई स्कार नहीं होता, आप जैसा अच्छा, फरमा अच्छा। रहे हैं। जी सही। जी, जी, क्योंकि हिस्से मिज़ा भी बहुत अहमियत रखता है, इसलिए मैंने ये सवाल किया है। वैसे भी अब जब हम कान की तरफ गए हैं और जब नाक की तरफ गए हैं, तो नाक के बारे में ये भी कहा जाता है, जैसा कि आपने खुद कहा है, स्मेल का। जी, इसमें तो वो जो प्रॉब्लम है ये किस में ज़्यादा होता है, किन लोगों में ज़्यादा होता है, किस उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है? देखिए, वैसे तो ये उम्र रसीदा में ज़्यादा होता जी। है, लेकिन अगर एलर्जी और वायरल इन्फेक्शन या एक्सीडेंट्स, मोटर कार एक्सीडेंट्स या असॉल्ट, मारम पीटी, ये तमाम चीज़ों से नाक का जो ये बू का ताल्लुक़ है वो मुतासर हो सकता है। नाक के अमराज का सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है? किन लोगों को? बस मैं स्कूल जाने वाले बच्चों को होता है, या फिर फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को होता है, या फिर अपने दफ्तर में बैठने वालों को होता है? देखिए, जो लोगों को एलर्जी है ऑलरेडी, वो अगर कोई केमिकल कंपनी में काम करें या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करें, तो फ़ौरन उनकी नाक मुतासर होती, और ये एलर्जी इनको बड़ी तकलीफ़ देती है। जी, 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 जी।
चलिए हम हल्क की तरफ आते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ज़बान होती है और बहुत ही जायके के लिए वो बहुत ज़रूरी होती है, यानी एक हिस्स पाई जाती है उसमें, उसके बगैर ना इंसान मज़ा ले सकता है ना जायके का एहसास कर सकता है। लेकिन हल्क की जहाँ तक बात है, कहा जाता है कि जो भी आप कुछ खाएंगे वो बहुत अहम ज़रिया होता है ग़िज़ा को जिस्म में पहुँचाने का। तो डॉक्टर साहब, हल्क के जो अमराज हैं उस पर रोशनी डालें तो बेहतर रहेगा। जी, इसमें सब में कॉमन चीज़ टॉन्सिल है। टॉन्सिल जी। का इन्फेक्शन, टॉन्सिल का इन्फेक्शन जब पुराना हो जाता हम्म, या फिर अगर 5 से 7 मरतबा अगर साल भर में पेशेंट को टॉन्सिल्स के अटैक आए तो फिर एंटीबायोटिक्स दवा काम नहीं करती, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती जी है। जी इसके अलावा बच्चों में 12 साल से कम के बच्चों में जी। टॉन्सिल ही की तरह एक टिश्यू है जो नाक के पीछे होता है, हम उसको एडेनॉइड बोलते हैं। अच्छा। टॉन्सिल में और एडेनॉइड में माइक्रोस्कोप में तमीज़ करना मुश्किल है, इतना बिल्कुल सिमिलर है और इसके किरदार भी बहुत सिमिलर है, फंक्शन कैरेक्टर्स। एंटीबॉडीज़ बनाते हैं ये बोथ टॉन्सिल और एडेनॉइड। तो एडेनॉइड जब बड़ा होता है तो बच्चों में काफ़ी तकलीफ़ होती है इसकी, तो टॉन्सिल और एडेनॉइड दोनों का हम साथ ऑपरेशन करते हैं। और बच्चों में नाक बंद होकर खुर्राटों की जो शिकायत है, हाँ। खुर्राटों की शिकायत अगर बच्चों में है तो वो एडेनॉइड की वजह से है, जी, अगर जी। बड़ों में है तो फिर उसके रीज़न से लगे। आप जो अभी फरमा रहे थे, नाक की हड्डी टेढ़ी जी, रहना या नाक के अंदर पॉलिप्स रहना या कोई स्वेलिंग होना, ये सिगरेट पीने वालों में भी ये बहुत ज़्यादातर खुर्राटे लेते हैं लोग। जी जी। और हलक के टिश्यूज़ जब बहुत मोटे हो जाते हैं, ज़बान बहुत मोटी हो गई तो खुर्राटों की शिकायत, इसको इजी लेना नहीं है खुर्राटों को। खुर्राटे अब मजाक की बात नहीं रही, पता चला है कि खुर्राटों की वजह से, रिसर्च के ज़रिए पता चला है कि इसकी वजह से पहले तो लंग्स फेल होते हैं, फिर हार्ट भी फेल हो सकता है। तो खुर्राटों के लिए भी एक सर्जरी करते हैं हम लोग, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है इसका, यूवेलोपैलेटोफेरिंगोप्लास्टी। जी जी। तो U3P इसका शॉर्ट फॉर्म है जी। आसानी से बोलने के लिए। तो ये सर्जरी भी हम वापस करते हैं। यानी नाम तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो सर्जरी होती है वो भी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस टॉन्सिल की तरह इतनी इजी तो नहीं है। जी जी। ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती टॉन्सिल से, जी। लेकिन किया जा सकता है। एक सवाल टॉन्सिल्स के बारे में, अक्सर लोगों के जहनों में ये खदशात पाए जाते हैं कि टॉन्सिल्स का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए बल्कि दवाओं से उस पर काबू पाना चाहिए, इस तरह कहा जाता है। जी। देखिए, कोई भी चीज़ जिस्म की बेकार नहीं है अल्लाह की तरफ से, जी। लेकिन अगर कोई आज़ा बेकार हो गए हैं तो फिर उसको निकालना बेहतर है। जी जी। टॉन्सिल्स अगर 5 से 7 मरतबा अगर 1 साल के अंदर इन्फेक्टेड हो तो फिर वो जो अपना फंक्शन है वो अदा नहीं कर पाते, उस वजह से उसको निकालना है। जी जी। टॉन्सिल्स के बारे में मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि उनके जहनों में भी ये सवाल पैदा हो रहे होंगे कि आखिर टॉन्सिल्स है क्या, और उस बारे में अगर कुछ बताएं तो बेहतर रहेगा। टॉन्सिल्स जो है इम्यूनिटी, जी जी। जो जिस्म में क़ुव्वत है, मुदाफ़ियत क़ुव्वत है। मुदाफ़ियत, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, उसमें जो है इसका फंक्शन है। और कई छोटे छोटे टॉन्सिल्स हैं यही एरिया में। पैलेटाइन टॉन्सिल कहा जाता है, ये जो हमारे हलक के टॉन्सिल्स हैं। जी। फेरिंजियल टॉन्सिल जो मैं अभी एडेनॉइड बोला, फिर एक छोटे ट्यूबल टॉन्सिल्स हैं। जी जी। और फिर ज़बान के पीछे एक टॉन्सिल है लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये तमाम एक रिंग बना रहा है मुंह के अतराफ, इसे कहा जाता है वाल्डेयर्स रिंग। तो ये तमाम चीज़ें इम्यूनिटी के लिए इसका फंक्शन है और ये एंटीबॉडीज़ बनाता है। और जो बैक्टीरिया या वायरसेस हमारे मुंह के अंदर दाखिल हो रहे हैं उसको वहीं पे अरेस्ट करता है। जी जी। जैसे कि वॉचमैन हो, ये उसका फंक्शन है। तो इस आर्जे से या इस बीमारी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी जी, चाहिए? मैं खास तौर पर पेशेंट्स को बच्चों हमेशा बोलता हूँ जी जी। कि अपना ग्लास जो है पानी पीने का वो अलग रखें, और साफ़ पानी ये बहुत अहम है। और बाहर का पानी, बॉटल्ड वाटर अगर ना हो तो ना पिएं। तो पानी की बहुत अहमियत है। और बहुत चिल्ड लिक्विड्स, पेप्सी हो या आइस्ड टाइप की जो चीज़ें हैं वो ना पिएं, क्योंकि हमारे बुक्स में ऐसा आता है कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो जरासीम सो गए हैं वो इतने कोल्ड एक्सपोजर होकर जाग जाते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जो आमतौर पर ये कहा जा रहा है, खासतौर पर कोरोना वायरस की जो वबा है उसके दौरान यही कहा जा रहा है कि गर्म पानी पिएं, तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है इसका मतलब। जी, कुनकुना पानी सही, कुनकुना पानी, जी जी। कुछ लोग ये मानते हैं। जी जी। अच्छा, फिर चलते हैं, हम अपने कान की तरफ चलते हैं। आपने हियरिंग एड्स की बात की, तो अक्सर लोगों को ये पता नहीं चलता कि हियरिंग एड्स किस तरह लें, कहाँ से लें, कौन सा ब्रांड का लें,
तो आप क्या देखिए मशवरा साहब, देते हैं? कोई ख़ास ब्रांड तो नहीं है, मुझे कोई ऐसा इल्म नहीं है कोई ख़ास ब्रांड का, लेकिन अब हियरिंग एड्स, डिजिटल हियरिंग एड्स हैं जो जी बहुत सेंसिटिव होते हैं, जी जी और हियरिंग एड्स का प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये बाहर की तरफ फिट हो तो कुछ लोग शर्मिंदगी महसूस जी करते जी हैं लगाने में। तो आजकल का एडवांसमेंट ये है कि हियरिंग एड बिल्कुल छोटा है, जी कान के इतर के फाये की तरह अंदर फिट हो जाता, जी तो वैसा हियरिंग एड इन द कैनॉल हियरिंग एड कहलाता, जी जी तो वो इस्तेमाल करें। और बहुत एडवांस हो गया हियरिंग एड का, एक सब्जेक्ट ही बन गया उसका, हियरिंग एड का ऑडियोलॉजी कहलाता। जी जी। जी एक सवाल ये बहुत अहम है, ख़ासतौर पर जो बच्चियों के बारे में ये सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर जो शादियाँ होती हैं बच्चियों की, तो वो चीज़ रुकावट बन रही है, माँ बाप का ये कहना है। मिसाल के तौर पर जो जब वो बात करते हैं तो अजीब गरीब आवाज़ होती है उनकी, तो इस सिलसिले में क्या आप लोगों के पास उसका इलाज है, क्या उसकी तदाबीर हैं रोकने के? देखिए, आवाज़ का जो यानी ऐसा लगता है कि उनकी मौजू नाक है, बंद हो गई है या जी जी, हल्क बंद हो गया है, इस तरह की आवाज़ निकलती हो खबर अक्सर लड़कियों में, तो जो ऐप समझा जाता है। देखिए एक्सेसिव यूज़ ऑफ वॉइस एक अलग चीज़ है, हम्म, रॉन्ग यूज़ ऑफ वॉइस एक अलग चीज़ है। हम्म, तो वॉइस एब्यूज़ ना हो, हम्म, चीख के बात करना जी जी और चिल्लाना, इससे जो है आवाज़ मुतासर होती है। जी जी और अगर उसकी नाक बंद है किसी वजह से, हम्म, या पॉलिप हो या सेप्टम डिविएट हो या साइनस इन्फेक्शन हो, जब भी ऐसा महसूस होता है कि नाक से बात कर रहे हैं, जी जी तो उसकी इसके इलाज हैं। जी जी। जी ये जो 3 बीमारियाँ ईएनटी की जो बीमारियाँ होती हैं, वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं? देखिए, आमतौर पे तो ये ख़तरनाक नहीं होती, इससे हम्म, बहुत कम लोगों की जान जाती, लेकिन अगर ये चीज़ों में अगर कैंसर है, या अगर कोई फॉरेन बॉडी कोई गोश्त खा रहा है और वो हवा की नाली में चले जाए, हम्म, तो फिर जानलेवा साबित होती है। जी जी ख़ास तौर पे कुछ दिनों से कैंसर जो है काफ़ी बढ़ गया है, हम्म, तो वॉइस बॉक्स का कैंसर हम्म, या फूड पाइप का कैंसर, फेरिंग्स कहलाता, थ्रोट, जी 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 उसका अगर कैंसर है तो फिर ये जानलेवा है। जी और इसके भी इलाज हैं, ऑपरेशन है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, लेकिन ये जानलेवा साबित होती, वरना बहुत सारे ईएनटी के प्रॉब्लम्स का इलाज मौजूद है और सेफ़ है। अक्सर लोगों में बात मैंने खुद पढ़ा है कई मरतबा कि दस्तरखान पर वो खाना खा रहे थे कुछ लोग, और बातचीत हुई, बहुत हंसते रहे, उसके बाद एक हिचकी ऐसी आई कि फिर उनकी डेथ हो गई। तो ये क्यों होता है ऐसा? ये आमतौर पे कुछ ना कुछ फंस जाता, हाँ हाँ या फिर सडन डेथ के और भी कॉजेज हैं, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हम्म, बस इंसान एक दो वक्त खांसता फिर ख़त्म हो जाता। जी जी तो एक इत्तेफाक की बात होगी कि वो दस्तरखान पे है, जी वरना तो आम तौर पे अगर कोई निवाला अटक गया हाँ वही बात कर रहा तो हूँ मैं जी ऐसा हो सकता है सांस में जब जी 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 रुकावट आ जाए। जी जी। डॉक्टर साहब, क्या आपके पास ऐसे भी केसेस आते हैं जो अक्सर पहले सुना करते थे कि किसी बच्चे ने सिक्का निगल लिया है, किसी बच्चे ने बटन निगल लिया है, तो इस तरह के भी केसेस आते हैं हम लोग काफ़ी निकाले हैं सिक्के, समीर हॉस्पिटल में? जी, जी समीर हॉस्पिटल में और दूसरी जगहों पे भी, सऊदी जी में भी। सिक्का जो है जी इस तरह अटकता है, हम्म, यूं नहीं। अगर अच्छा। यूं अटका तो फिर वो हवा की नाली में है, हाँ हाँ कभी कभी पेशेंट दवाखाने तक भी नहीं पहुंचता, हाँ हाँ, ऐसा आड़ा अटकता है। और ईसोफेगोस्कोप एक जी जी इंस्ट्रूमेंट है, उसके ज़रिए हम निकालते हैं। जी जी। तो तकरीबन 100% उसके रिजल्ट आते होंगे, मैं समझता जी हूँ। बिल्कुल। जी जी। अब फिल वक्त मौसम के हिसाब से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए लोगों को कान की बीमारी से बचने के लिए, ख़ास तौर जी पर? आप मैं माजरत चाहूँगा, मौसम के हिसाब से आजकल जो सीताफल निकले हैं जी उसका बीज बच्चे हवा की नाली में फंसाते हैं, हम्म, तो बच्चों को ना दें या फिर बीज निकाल के दें। जी हम बहुत केसेस देखे हैं ये। जी जी। तो और बहुत खतरनाक साबित भी हो सकता जी, है उसका। जी जी और कान का आप क्या फरमा रहे थे? जी। कान की जो आजकल जो लोग आपसे रुजू हो रहे हैं, आम शिकायत क्या है? जी जी जी, कान का जो मैल है, जी वैक्स जी कहलाता, जी ये बहुत कॉमन है। जी जी तो वैक्स क्लीन करने पे फ़ौरन पेशेंट को आराम हो जाता, जी जी या फिर कान में फंगस या कान में इन्फेक्शन, ये कॉमन है। जी जी। अक्सर ये देखा जाता है, जैसा कि आपने वैक्स की बात की या कान के मैल की बात की, तो नाज़रीन आपको बता दूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो सड़कों के किनारे लोग बैठे हुए होते हैं या फिर गलियों में या बाज़ारों में आते हैं, उनसे भी कान साफ़ करवाए जाते हैं। तो क्या वो महफूज तरीक़ा होता है? वो बहुत ख़तरनाक तरीक़ा है, जी जी वो अल्लाह जाने वो कैसा करते हैं। हम लोगों के पास बहुत सेफ़ मेथड्स हैं, जी जी हम डायरेक्ट लाइट में करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखते हुए करते हैं, और बहुत तवज्जो देते हैं कि कोई आज़ा को नुकसान न पहुँचे। जी जी।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक हमारे इस प्रोग्राम की रिवायत का सवाल है, तो हम अपने प्रोग्राम के आखिर में अपने जो मेहमान डॉक्टर होते हैं उनसे आपके लिए ख़ास तौर पर एक मैसेज लेते हैं, यानी एक पैगाम लेते हैं, जिसमें वो जो इंटरव्यू के दौरान बातें बताते हैं उसका खुलासा बयान कर देते हैं और आपको इस तरह का मशवरा देते हैं कि आप चाहे कान की बीमारी हो या नाक की बीमारी हो या हल्क के मर्ज़ हो, उससे महफूज रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर सिकंदर अली साहब उन हमारे नाज़रीन को कोई एक मैसेज दें। जी, इंग्लिश में एक कहावत है, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज़ वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो मैं जैसा अभी भी बोल रहा था, कान के मामले में काड़ी ईयरबड से या तो वैक्स अंदर चला जाता या फिर वो इन्फेक्शन का एक वजह बन जाती। तो ईयरबड्स ना इस्तेमाल करें, कान को साफ़ करने के लिए कुंजी वगैरह ना इस्तेमाल करें, बल्कि एक साफ़ कपड़े से पानी नहाने के बाद कान को पोंछ लें। कान में सेल्फ क्लिनसिंग मैकेनिज़्म है, कुदरती तौर पे वो कान क्लीन होते रहता है। और कुछ लोगों को बड़ी डिस्गस्टिंग हैबिट होती नाक में उंगली डालने की, उसके कई प्रॉब्लम्स हैं, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज़, और कान के इन्फेक्शंस को ये दूसरों तक फैलाते हैं, ये एक ख़राब बात है। और थ्रोट के मामले में चिल्ड लिक्विड्स ना पिएं और अपना ग्लास अलग रखें, साफ़ धुले हुए ग्लास में साफ़ पानी पिएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कान थ्रोट के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। एक डेंजर एरिया ऑफ फेस है, ये हिस्सा डेंजरस एरिया ऑफ फेस कहलाता। इस पे अगर कोई फुंसी वगैरह हो जाए तो उसको बराह करम दबाएं नहीं, क्योंकि एक वेन है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये ब्रेन से कनेक्टेड है, और ये नाक की फुंसी या इधर होठ वगैरह की ये एरिया एक ट्रायंगुलर एरिया है, ये डेंजर एरिया ऑफ फेस कहलाता है, और ये इसके इन्फेक्शंस सर के अंदर तक पहुंच सकते हैं, उसका ख्याल रखें। फ़ौरन इंजेक्शन लेना है एंटीबायोटिक, डॉक्टर से रुजू करें। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि अक्सर लोग जब खाने पे बैठते हैं तो खाना ऐसा लगता है कि हल्क में फंस रहा है या अटक रहा है, वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, ये क्या है? देखिए, फूड स्टिकिंग इन थ्रोट हमारे बुक्स में आता है, ये कैंसर की निशानी है। अगर बूढ़े लोगों में हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू हो। लेकिन चंद पेशेंट्स में एक छोटी सी थैली बन जाती है, हम उसको बोलते हैं फेरेंजियल पाउच। अच्छा। इसके अंदर वाकई खाना अटकता है। अच्छा। फिर बाद में वो निकलते हैं, जैसे जानवरों में जुगाली टाइप की होती है। हाँ। तो ये एक अलग चीज़ है, फेरेंजियल पाउच, इसका इलाज ऑपरेशन है। बहरहाल नाज़रीन, बहुत ही प्यारा मैसेज डॉक्टर सिकंदर अली ने दिया है और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह बचा जा सकता है मुख्तलिफ बीमारियों से। अगर आप में या आपके किसी दोस्त अहबाब अगर मुतासिर हैं ENT के मसाइल से, तो फिर ज़रूर डॉक्टर सिकंदर अली से मिलिए। समीर हॉस्पिटल में वो शाम 8 बजे तक 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक वो वहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं और मरीज़ों को देखते हैं, मरीज़ों के मायना करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि समीर हॉस्पिटल शहर के उन चुनिंदा हॉस्पिटलों में शामिल हो गया है जहाँ पर इंतहाई गैर मामूली अंदाज में इंसानी बुनियादों पर भी बहुत मरीज़ की खिदमत की जाती है, और वहाँ पर असरी आलात तिब्बी मौजूद हैं और वहाँ पर आप इस्तेफ़ादा भी कर सकते हैं। और हम यही चाहेंगे, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि आप किसी बीमारी में मुब्तला ना हो, लेकिन अगर कोई इत्तेफाक से कोई बीमारी में मुब्तला होते हैं, इस तरह की कान की, हल्क की या नाक की बीमारी, तो ज़रूर डॉक्टर सिकंदर अली से मुलाकात कीजिए और समीर हॉस्पिटल में वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरा नाज़रीन, इसी के साथ अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात इख्तिताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।